नमस्कार, अमर उजाला बोनस में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभम शंकधर और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद प्राइम टाइम शो बोनस पॉइंट। आज खबरें बड़ी हैं, आज खबरें अमेरिका से भी हैं, आज खबरें चीन पाकिस्तान से भी हैं और आज खबरें आपके खेत खलियान थाली से भी हैं। बात एमएसपी से शुरू होगी और चलेगी अमेरिका तक। तमाम खबरें विश्लेषण करेंगे द बोनस के एडिटर अंशुमान तिवारी जी। खास बात यह है कि आज वो नोएडा स्टूडियो से मेरे साथ जुड़े हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद शुभम। चलिए तो फटाफट शुरू करते हैं शो और आपको बताते हैं आज कौन सी बड़ी खबरों को हमने अपने इस कार्यक्रम में शामिल किया है। पहली खबर एमएसपी से जुड़ी। कल कैबिनेट ने खरीफ की एमएसपी फाइनल की, मंजूर की और आज हम जानेंगे कि इस एमएसपी के भीतर क्या है। इसके बाद हम किन डार्क पैटर्न से सबसे ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है इसको समझेंगे। सरकार ने कहा है इंटरनल ऑडिट कराइए ई कॉमर्स कंपनियों से। कौन से पैटर्न ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा दिक्कत कर रहे हैं, किन से आपको सतर्क रहने की जरूरत है। तीसरी बड़ी खबर जो है वो इंडसइंड बैंक की खबर है। सेबी ने कैसे पकड़ा इनसाइडर ट्रेडिंग का ये मामला जो इंडसइंड बैंक में हुआ, ये घोटाला बड़ा ही विचित्र टाइप का है, अपने तरीके का पहला है। आप जानेंगे, आप समझेंगे। इसके बाद चीन देगा पाकिस्तान को कर्ज। जी हां, यह बड़ी अजीब खबर है। अब चीन, कल उगाही पे निकलने की खबर आई थी, हमने आपको बताई थी, और अभी पाकिस्तान को नए कर्ज देने की भी बात चल रही है। इसके बाद होगी दिन की सबसे बड़ी, सबसे जरूरी खबर। सीआईटी ने पलट दिया टैरिफ का फैसला। जी हां, दुनिया की जो ट्रेड अदालत है, इंटरनेशनल जो अदालत है ट्रेड की, उसने ये कहा कि ट्रंप ने टैरिफ लगाकर गलत किया, उनके अधिकार सीमाओं में ये नहीं आता है। अगर टैरिफ का फैसला पलटा तो इसके मायने क्या हैं, ट्रंप आगे क्या करेंगे, दुनिया के बाजार क्यों उत्साहित हैं, क्या ट्रंप टैरिफ लगने तुरंत बंद हो जाएंगे, क्या कुछ होगा, इस खबर को आज विस्तार से जानेंगे। और कल जो कहा आज हुआ, हो गई मस्क की विदाई। क्यों हुई? कल हमने संकेत दिए थे, संकट में मस्क, और आज अंदर की बात क्या है ये जानेंगे, क्यों हो गई मस्क की विदाई। तो चलिए शुरू करते हैं अपने खबरों का सिलसिला। पहली खबर एमएसपी से जुड़ी। देश में खरीफ फसलों की खेती शुरू होने के साथ सरकार ने खरीफ फसलों के लिए नए समर्थन मूल्य की घोषणा कर दी है। इस बार धान के समर्थन मूल्य में सिर्फ 3% की बढ़ोतरी हुई। हालांकि तिलहन और कपास का समर्थन मूल्य ज्यादा बढ़ा है। सरकार ने इस साल देश में रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा है। उसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए फसलों के समर्थन मूल्य को बढ़ाया गया है। सर, सबसे पहले इस एमएसपी की इनसाइट्स बताइए कि क्या क्या है, कैसे समझें इस आंकड़े को बेहतर तरीके से, कैसे जाना जाए। शुभम, दिलचस्प बात है कि 3 हफ्ते पहले की बात है बोनस पॉइंट में, जब हम सरकार की अनाज खरीद के आंकड़े पर चर्चा कर रहे थे और उस दौरान ये आंकड़े आए थे कि सरकार के पास रिकॉर्ड अनाज की खरीद हुई है, तभी हमने इस बात का संकेत दिया था बोनस पॉइंट में कि इस बार के एमएसपी में बड़ी बढ़ोतरी होने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि अनाज का भंडार काफ़ी मौजूद है और सरकार शायद इस बार एमएसपी में किसानों को बड़े प्रोत्साहन नहीं देगी। अब आप जरा अंदर पहुँच कर देखते हैं और दो अलग अलग डाइवर्जेंट ट्रेंड या दो अलग अलग ट्रेंड दिखते हैं। और चूंकि आज की सबसे महत्वपूर्ण खबर है भारत के लिए, खरीफ भारत की सबसे प्रधान फसल है, यहीं से महंगाई बनती है और यहीं से महंगाई खत्म होती है। क्योंकि भारत में महंगाई को बढ़ाने वाले जो दो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर हैं आपकी थाली में, तेल और दाल, यानी खाद्य तेल और दाल, उनके लिए खरीफ की फसल सबसे केंद्रीय होती है। सबसे दिलचस्प बात यह है इस एमएसपी के फैसले की, जो तमाम बहस के बीच में और पिछले दिनों में किसान आंदोलन और एमएसपी पर खरीद की शर्तों के बीच जो एमएसपी आया है, इसमें अधिकांश नियमित फसलें, जो प्रमुख फसलें हैं, उनकी महंगाई में, उनकी एमएसपी में बढ़ोतरी महंगाई की दर से कम है, जो औसत महंगाई दर पिछले साल रही है। धान में 5 साल में सबसे कम, केवल 3% की बढ़ोतरी हुई। धान जो कि खरीफ की सबसे प्रधान फसल है, 70-80 रुपए, 60-70 रुपए के आसपास की बढ़ोतरी है। दालों का एमएसपी भी औसतन 5 से 6% बढ़ा है, इससे ज्यादा नहीं बढ़ा है। सोयाबीन में 9% और नाइजर सीड में करीब 9.4% की बढ़ोतरी हुई है। कपास का एमएसपी करीब 8% बढ़ा है। उत्पादन लागत पर किसानों को 50 से
63% मार्जिन मिलेगा। ऐसे अगर आप आंकड़ों को खोलकर अंदर से पढ़ने की कोशिश करें, उत्पादन लागत हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उत्पादन लागत के आधार पर ही एमएसपी तय किया जाता है। सरकार का जो कृषि मूल्य आयोग है वो उत्पादन लागत को आधार बनाकर एमएसपी तय करता है। किसानों को उत्पादन लागत पर सबसे अधिक रिटर्न बाजरा पर मिलेगा, जहां एमएसपी 122% बढ़ा है। बाजरा मुख्य फसल नहीं है पर एक बड़े हिस्से की फसल है। इसके अलावा मक्का और तुअर में भी अच्छे मार्जिन मिलने की संभावना है। एक और महत्वपूर्ण हिस्सा जो इसका दूसरा हिस्सा है शुभम, वो देखने की बात है कि सरकार ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मंडियों में और एमएसपी की कीमतों में बड़ा फर्क है। इस समय अगर आप बाजार में अधिकांश फसलें जो कि एमएसपी का हिस्सा है उनकी मंडी की कीमत देखें और एमएसपी का फर्क देखें तो ये दोनों में एक बड़ा अंतर दिखाई दे रहा है। यानी मंडी में कीमत कम है, सरकार का एमएसपी उससे ज्यादा है। तो किसान की दृष्टि से अगर आप देखा जाए तो एमएसपी बढ़ा हुआ है। पर यही सबसे बड़ी उलझन सरकार की शुरू होती है जो यहां से आगे देखने वाली होगी, क्योंकि जब मंडी में ग्राहक मौजूद नहीं है उन फसलों के लिए तो क्या सरकार ये सारी फसल खरीदेगी, और खरीदेगी तो फिर सरकार के ऊपर बड़ा वित्तीय बोझ पड़ेगा और सरकार की खाद्य सब्सिडी के बिल में आने वाले समय में बढ़ोतरी होने वाली है, क्योंकि बाजार में ग्राहक नहीं है। किसानों की इस फसल को सरकार को खरीदना पड़ेगा। और आपको ध्यान होगा कि किसान आंदोलन के समय सरकार ने दालों और तिलहन में भी इस बात का प्रस्ताव किया था कि अगर बाजार में सही कीमत नहीं मिलती तो उनकी भी खरीद की जाएगी, पूरी खरीद की जाएगी, जैसे कि गेहूं और चावल की जाती है। सर, कोई आपको लगता है बड़ा स्ट्रेटजिक शिफ्ट भी आपको देखने को मिला इस एमएसपी के अगर जब आंकड़े तय किए गए उसके भीतर? बड़ा शिफ्ट है, दो बड़े शिफ्ट हैं। एक तो ये कि एफसीआई के पास करीब 60 मिलियन टन के आसपास का चावल का भंडार है और इसलिए धान जो प्रमुख फसल थी उसके ऊपर सरकार ने कोई बड़ी बढ़ोतरी नहीं की। धान में सिर्फ 3% बढ़ोतरी बढ़ाया गया। पोषक अनाज जो रागी बाजरा है इनमें, जो कि मिलेट्स हैं, इनमें ज़्यादा बढ़ोतरी की गई। दालों और तिलहन में उससे कम बढ़ोतरी की गई। यानी जो प्रमुख फसल है, जो धान की प्रमुख फसल है, उसे अब सरकार उतना प्रोत्साहन देना नहीं चाहती। इसके बहुत सारे आयाम हैं। पानी की खपत इसमें ज़्यादा है, भारत में बड़ा भंडार है, उस भंडार की अपनी कैरिंग कॉस्ट है। सरकार एक तरह से संकेत भी देना चाहती है कि ज़्यादा उत्पादन के जरिए जो सरकार को खरीदना पड़ता है और उसे रखना पड़ता है उसकी अपनी एक लागत है। तिलहन का एमएसपी सबसे ज्यादा बढ़ा है और इसके पीछे खाद्य तेल का इंपोर्ट घटाने पर जोर है, जो कोशिश हर बार भी होती है। धान जो रणनीतिक तौर पर दुविधा है वो सरकार की और समझना जरूरी है एमएसपी से, कि धान का एमएसपी कम बढ़ने से खाद्य महंगाई को काबू रखने में मदद मिलेगी, अनाजों की महंगाई। लेकिन दलहन और तिलहन का एमएसपी बढ़ा है, इसलिए खाद्य तेलों की और दालों की महंगाई पर इसका सकारात्मक असर होगा, यानी इनकी महंगाई में बढ़ोतरी होगी। दूसरी चीज ये कि शुरुआती मानसून में से कई क्षेत्रों में बुआई में देरी भी हुई है और इसका असर हमें आने वाले समय में इन फसलों पर भी दिखाई देगा। एक चीज़ जो ध्यान रखना ज़रूरी है एमएसपी के मामले में, जो बहस में हमेशा आती है, कि केवल 6 से 10% किसानों को ही एमएसपी का सीधा लाभ मिलता है, ऐसा सरकार के आंकड़े बताते हैं। धान और गेहूं इनमें सबसे बड़ी फसलें हैं जो एमएसपी में बेची जाती हैं। चलिए, दवा रेगुलेटर सीडीएससीओ ने 17 ऐसी दवाओं की लिस्ट तैयार की है जिनका एक्सपायरी के बाद इस्तेमाल घातक हो सकता है। ऐसी दवाओं को लेकर निर्देश भी जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि एक्सपायरी के बाद इन दवाओं को तुरंत डिस्पोज कर दिया जाए। कई बार घरों में दवाएं पड़ी रहती हैं और रखी दवाएं एक्सपायर हो जाती हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में लोग उसका इस्तेमाल कर लेते हैं, जो खतरनाक है। इस खतरे को कम करने के लिए सीडीएससीओ ने ये एडवाइजरी जारी की है। सर, गुणवत्ता को लेकर भी भारत में दवाइयों के मोर्चे पर अगर आप देखें तो बड़ी दिक्कत आ रही है। क्या मिल रहा है सरकार को भीतर से गुणवत्ता को सुधारने के लिए? दवाओं की खराब क्वालिटी का मामला सुलझ नहीं रहा है। सीडीएससीओ ने जो चेतावनी दी एक्सपायरी दवाओं को लेकर, इसके अलावा भी सीडीएसओ का आंकड़ा मैं देखने की कोशिश कर रहा था। उस आंकड़े में जो ताजे आंकड़े आए हैं बेहद चौंकाने वाले हैं। करीब करीब भारत में 60 के आसपास ऐसी कंपनियां दवाएं पाई गई हैं जो आंख में डालने वाली हैं, खाने वाली दवाएं हैं, जो सब स्टैंडर्ड हैं। कई एमएनसीज के हिमाचल और अलग हिस्सों में लाइसेंस कैंसिल किए गए हैं। कई दवाएं ऐसी हैं जिसको सीडीएससीओ ने ये पाया है कि अगर उनमें जो तत्वों का इस्तेमाल किया गया है उससे फायदा होने के बजाय नुकसान हो सकता है, लोग अंधे हो सकते हैं, और अगर गर्भवती महिलाओं को दवाएं दी जाए तो मैटरनल डेथ्स तक हो सकती हैं। भारत में चूंकि दवाओं का एक बड़ा हिस्सा छोटी कंपनियों के पास, एमएसएमई के पास है, जिनकी गुणवत्ता पर को नियंत्रण करने में सरकार लगभग फेल हो रही है। राज्य सरकारों के भी अपने जांच में लगातार इन कंपनियों के सैंपल रिजेक्ट हो रहे हैं। तो अभी ये दिक्कत जो हमने 2 साल पहले देखी थी, जब भारत से एक दवा का निर्यात हुआ था कुछ देशों को, और वहाँ
उस दवा के इस्तेमाल से लोगों को नुकसान हुए थे, लोग बीमार हुए थे, कुछ लोगों की मौतें भी हुई थी। उसके बाद से इस समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, पर CDSO लगातार अपने आंकड़ों में ये बता रहा है कि कौन सी कंपनियां और कौन सी दवाएं खराब क्वालिटी की और सब स्टैंडर्ड हैं। और यहाँ में एक बात और जो चिंताजनक है कि भारत में फार्मास्यूटिकल लिटरेसी जीरो है। भारत में दवाओं के मामले में जो ज्ञान है वो बेहद सीमित है, खासतौर से कस्बाई और ग्रामीण इलाकों में लोग दवा का पर्चा पढ़ना या दवा के स्ट्रिप को पढ़ना भी नहीं जानते हैं, तो उसकी क्वालिटी और गुणवत्ता वो कैसे समझेंगे। ये समस्या अभी समाधान की तरफ बढ़ती नहीं दिख रही। छोटी कंपनियों पर सबसे ज़्यादा शक है कि वो खराब क्वालिटी की दवाएं बना रही हैं। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर डार्क पैटर्न पर रोक लगाने के लिए उपभोक्ता मंत्रालय ने सभी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को निर्देश दिया है कि डार्क पैटर्न को खत्म करने के लिए सालाना आधार पर इंटरनल ऑडिट कराएं। बुधवार को ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात के बाद सरकार ने यह निर्देश दिया है। सर, कौन से डार्क पैटर्न ऐसे हैं जिनका सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है और सबसे ज्यादा जिनसे सतर्क रहने की जरूरत है? अब सरकार के विभाग और जांच पड़ताल के बाद वहां पहुंच गए हैं जहां डार्क पैटर्न्स की समझ सरकारी नियामकों में बन गई है। लोगों में अब बनना जरूरी है। डार्क पैटर्न्स को पर इसलिए चर्चा आवश्यक है क्योंकि भारत में अधिकांश लोग शहरी इलाकों में और अब तो कस्बाई इलाकों में भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। 13 पैटर्न्स ऐसे पाए हैं अपनी जांच में सरकार ने जो लोगों को गलत ढंग से सामान खरीदने पर प्रेरित करते हैं। इनमें से 4-5 पैटर्न ऐसे जिन्हें आपके लिए जानना जरूरी जब आप सामान खरीदने जा रहे हो और आपने उनको महसूस भी किया होगा, पर आपको ये नहीं पता होगा कि यही वो डार्क पैटर्न है जिसके ट्रैप में जिसमें फंसाने की कोशिश की जाती। पहला पैटर्न है ड्रिप प्राइसिंग। लास्ट तक पूरी खरीदारी करने के बाद आखिर में जब आप पेमेंट करने जाते हैं तो उसमें एक नई फीस जोड़ दी जाती है और आपको पता भी नहीं चलता क्योंकि आप ऑलमोस्ट खरीदने के करीब पहुंच गए होते हैं और एक पतला सा छोटा सा एक हिस्सा नीचे जोड़ दिया जाता है। वो जब आपके पास बिल आता है तब आपको समझ में आता है कि खरीदा जाता है। ये ड्रिप प्राइसिंग भारत में इतने बड़े पैमाने पर लागू हो रही है, चाहे वो ऑनलाइन ग्रॉसरी सेल हो या वो ऑनलाइन कपड़ों की हो, शूज़ की हो या कॉस्मेटिक्स की हो। ये ड्रिप प्राइसिंग एक बड़ा डार्क पैटर्न है। कंपनियां छिपाती हैं और आखिरी में धीमे से एक फीस चिपका देती हैं आपके। दूसरी चीज़ ये कि ये काम अमेज़न पे, फ्लिपकार्ट पे सारी जगह हो रहा है। जो फेक अर्जेंसी, आपको उत्पाद खरीदते समय एक मैसेज चमकता हुआ दिखता है कि केवल 100 प्रोडक्ट बचे हुए हैं, पिछले 1 घंटे में 2000 लोगों ने इसको खरीद लिया है, अब केवल 10 कॉपियाँ इस पुस्तक की बची हुई हैं। ये जो फेक अर्जेंसी क्रिएट करना, लोगों को फोर्स करना खरीदने के लिए, दूसरा डार्क पैटर्न है जिसे लोग समझ नहीं पाते और इसे खरीदने की कोशिश करते हैं। तीसरा जो बड़ा डार्क पैटर्न है जिसे जांच में पाया गया है वो ये पाया गया है कि दिखाया कुछ जाता है और बेचा कुछ जाता है। आप प्रोडक्ट को जब देखते और सर्च करते हुए चले जाते हैं और जब आप खरीदने जाते हैं तो आपको कोई दूसरा प्रोडक्ट मिलता है। तो ये जो बेट एंड स्विच है कि आपको दिखाया कुछ जाए और खरीदने के लिए कुछ प्रेरित किया जाए, ये अगला डार्क पैटर्न है। इसके अलावा एक कन्फर्म शेमिंग नाम का डार्क पैटर्न है जो कई जगह, कई वेबसाइट्स पर दिख रहा है, जिसमें अगर आप किसी प्रोडक्ट को खरीदने से रिफ्यूज़ कर देते हैं तो आपको शेम किया जाता है। इस तरह से कि आप बड़ा नुकसान उठाने वाले हैं, आप इसे खरीदने से रह जाएंगे, ये प्रोडक्ट दोबारा बाजार में नहीं आएगा, आपको गिल्ट फील हो, आपको ये फील हो कि नहीं आपने गलती की है खरीदना इसे लेते समय। और इसके अलावा ऐसे सब्सक्रिप्शन सर्विसेज आ गई हैं जिन्हें कैंसिल करना बहुत मुश्किल है। और ये आप खुद भी महसूस कर रहे होंगे अगर आप सब्सक्रिप्शन सेवाओं को लेते हैं कि आपको जल्दबाजी में सब्सक्रिप्शन दे दिया जाता है और ये भी कहा जाता है कि आप उससे एग्जिट कर सकते हैं कभी, लेकिन कभी आप जब एग्जिट करने की कोशिश करते हैं या उस सब्सक्रिप्शन को बंद करने की कोशिश करते हैं तो बेहद मुश्किल होती है। ये तो 5-6 पैटर्न है, 13 पैटर्न्स ऐसे हैं। तो अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो ध्यान रखें, इन्हें समझें कि ये सारी चीज़ें जो आपको दिखती हैं ये दरअसल आपको ट्रैप में आपको फंसाने के लिए है। आने वाले वर्षों में दुनिया भर में तापमान बढ़ने का खतरा बढ़ गया है। संयुक्त राष्ट्र की संस्था वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी WMO ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 2025 से 2029 के दौरान दुनिया भर में औसत तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है। WMO की तरफ से ये रिपोर्ट ऐसे समय पर आई है जब दुनिया भर में पर्यावरण को बचाने के लिए किए जा रहे प्रयास सुस्त पड़ते दिख रहे हैं। तो सर, फिर इसका तात्कालिक असर कहाँ दिखाई देगा हमको? शुभम, डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद पर्यावरण की चिंताएं तो अब मुख्य धारा में हैं ही नहीं, इन पर डिस्कशन भी नहीं और कोई लीडरशिप भी नहीं है। पर जो टेम्परेचर के नए आंकड़े आए हैं WMO से, इनसे 3 बेहद ज़रूरी ट्रेंड निकल कर आए हैं जिन पर जो हमें भारत और अन्य देशों में भी दिखाई दे रहे हैं। पहला जो महत्वपूर्ण ये है कि आर्कटिक, जो कि दुनिया का ध्रुवीय हिस्सा है जहाँ पर बर्फ़ जमी है, वहाँ पर तापमान कम में जो गर्मी है वो 3 से 4 गुना ज़्यादा होने वाली है। यानी ग्लेशियर पिघलने का खतरा जो ग्लोबल वार्मिंग के साथ लगातार बना हुआ था वो और ज़्यादा बढ़ रहा है क्योंकि दुनिया का तापमान बढ़ने की घोषणा WMO ने की है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि विंटर के जो
सर्दियों के जो टेम्परेचर हैं यूरोपीय इलाकों में वो अब बढ़ने वाले हैं, उनमें कमी नहीं होनी बल्कि सर्दियां अब थोड़ी कम पड़ेंगी। और तीसरी सबसे बड़ी बात है कि दक्षिण एशिया में बारिश का और फ्लैश फ्लड्स का और भारी बारिश का खतरा है। ये तीन बड़ी चीज़ें हैं जो तब तापमान बढ़ने से हमें दिखाई दे रही हैं, और इसलिए दक्षिण एशिया के इलाकों में ये बढ़ता हुआ तापमान या जो ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा बारिश कराएगी जितनी की ज़रूरत नहीं है। भारत में आने वाले वर्षों के दौरान फ्लड का खतरा बढ़ गया है। देश के पूर्व पर्यावरण सचिव की तरफ से तैयार एक रिसर्च पेपर में दावा किया गया है। क्या कहता है रिसर्च पेपर? रिसर्च पेपर कहता है कि भारत में अत्यधिक बरसात के घटनाक्रम बढ़ने लगे हैं, जिस वजह से फ्लैश फ्लड का खतरा है। ये रिसर्च पेपर ऐसे समय में प्रकाशित हुआ जब मौसम विभाग ने भारत में सामान्य से ज़्यादा बरसात होगी ऐसी भविष्यवाणी की है। और दूसरी बड़ी बात कि मॉनसून अर्ली आया है इस बार भारत में। सर, कितना बड़ा है ये खतरा फ्लैश फ्लड का? हम लोग जब मानसून पर कल परसों में चर्चा कर रहे थे तो हमने इस पर चर्चा में जिक्र में कहा था कि भारत को मानसून, असामान्य मानसून से का भी उतना ही बड़ा खतरा है जितना सामान्य से कम मानसून का, और असामान्य मानसून के नुकसान ज़्यादा बढ़े। ये पेपर बादलों के पैटर्न का अध्ययन करता है और ये मानता है कि जो हाई लेवल क्लाउड्स हैं जहाँ से ज़्यादा बारिश हो सकती है उनका औसत पिछले एक दशक में बढ़ा है। और इसलिए आप इसे अपने सामने महसूस कर रहे होंगे। मई जून की गर्मियों में, मई जून जिस समय तापमान ज़्यादा होता है, उस समय भारत के उन हिस्सों में ज़्यादा बारिश हो रही जहाँ मानसून आमतौर पर जून के मध्य तक या जून के अंत तक पहुँचता है। और पिछले 10 साल में भारत के लगभग सभी हिस्सों में, अलग अलग हिस्सों में, चाहे वो पर्वतीय इलाके हों या मैदानी इलाके हों या तटीय इलाके हों, अचानक तेज बारिश होना और फ्लैश फ्लड बड़ी समस्या बन गई है। और इसे समझना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि फ्लैश फ्लड्स ही इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, शहरों के लिए, सड़कों के लिए, पुलों के लिए, बांधों के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक साबित होती हैं। और इन्हें रोकने का कोई साधारण उपाय भी नहीं है क्योंकि अचानक किसी क्षेत्र में बादल फटता है और सब कुछ तहस नहस हो जाता है। ये पर्यावरण का बड़ा बदलाव है। इसलिए सामान्य अच्छे मानसून की या समय से पहले आए मानसून की या सामान्य से अधिक मानसून पर खुश होने की तो ज़रूरत है, पर यह रिपोर्ट ये कहती है कि ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत है। बिल्कुल। कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी ने इंडसइंड बैंक के पूर्व सीईओ और एमडी सुमंत कठपालिया और 4 अन्य को सिक्योरिटी मार्केट में प्रतिबंधित कर दिया है। यानी कि अब वो सिक्योरिटी बाजार में किसी भी तरीके का कारोबार, सौदा, लेन देन नहीं कर पाएंगे। सेबी का दावा है कि इन सभी को बैंक के डेरिवेटिव ट्रेड से जुड़ी गड़बड़ियों की जानकारी थी और ऐसा प्रतीत होता है कि ये लोग इनसाइडर ट्रेडिंग में लिप्त थे। बैंक ने 2000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की डेरिवेटिव ट्रेड गड़बड़ियों का पता चला था बैंक के भीतर। सर, क्या लगता है आपको, ये अपने तरीके का पहला और अजीब सा ऐसा घोटाला था जिसको सेबी ने 10 ही 15 दिन में पकड़ लिया? सेबी ने पकड़ के लिया। बाजार को तो शुभम पहले दिन से पता था कि इंडसइंड के प्रवर्तकों ने, इंडसइंड के अधिकारियों ने इसमें इनसाइडर ट्रेडिंग की, पर इतनी खुली, इतनी बेबाक और जैसे कहीं कोई रेगुलेटर ना हो ऐसा कुछ काम हुआ जो कि सामने निकल कर आया। और ये भारत के रेगुलेटर्स की, बैंकों के कामकाज की साख पर बड़ा प्रश्न चिन्ह है और निवेशकों को इसे लेकर चिंतित होने की जरूरत है क्योंकि एक बैंक है ये। और हुआ कैसे? सेबी ने कुछ ही दिनों की जांच में जान लिया और बिल्कुल सामान्य तरीके से, जैसे क्योंकि सामान्य इनसाइडर ट्रेडिंग करता है वैसे इनसाइडर ट्रेडिंग हुई। सेबी ने इस जांच में ये पाया कि सेबी का एक नियम है जो स्टॉक मार्केट में निवेश करने वाले लोग जानते हैं, जिसको यूपीएसआई कहते हैं, अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। ये नियम ये है कि वो लोग जिनके पास किसी कंपनी के बारे में ऐसी जानकारी हो जो पब्लिक डोमेन में नहीं जाती है, उसका इस्तेमाल वो नहीं कर सकते, उसे रिलीज नहीं कर सकते। तो ये यूपीएसआई के दुरुपयोग का मामला था। सेबी ने पाया कि जब पहली मीटिंग में सितंबर 2023 की पहली मीटिंग में इंडसइंड बैंक के प्रबंधन को और प्रमुख अधिकारियों को यह पता चला कि डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग में नुकसान हुआ है और समस्या हुई है और उसके साथ अकाउंटिंग में गफलत है। उसके बाद 3-4 बड़े लोगों ने मार्केट में ट्रेड किया और सेबी ने इसके लिए बीएसई, एनएसई, डिपॉजिटरी, केपीएमजी और इंडसइंड बैंक के तमाम आंकड़ों की पड़ताल की और ये पाया कि 12 सितंबर 2023 से 10 मार्च 2025 के बीच में इन 4-5 लोगों ने, जिनमें जो सीईओ अरुण खुराना है, फार्मर सीईओ सुमंत कठपालिया है और इसके साथ एक और बड़ी टीम थी, इस टीम ने इस जानकारी के आधार पर बाजार में ट्रेड किया और इनसाइडर ट्रेडिंग का बड़ा कैंडिड सा मामला निकलकर सामने आया है एक बैंक के प्रबंधन के तौर पर।
और इससे इनसे 20 करोड़ रुपए के जुर्माने की वसूली भी की जाएगी। यहां हमें चिंता जिस बात की है वो सबसे बड़ी है कि भारतीय बैंकों के भीतर जिन प्रबंधकों को बिठाया जा रहा है वही इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहे हैं, वही उन जानकारियों को, बैंक एक तरफ डूब रहा है समस्या में, उसे घाटे हो रहे हैं और उसका फायदा उठाकर इनसाइडर ट्रेडिंग की जा रही। निवेशकों के लिए ये बेहद चिंताजनक परिस्थिति है और लगातार हमने 2 ऐसी परिस्थितियां देखी हैं, एक इंडसइंड बैंक में और जेंसोल में, जहां प्रवर्तकों पर आप भरोसा ही नहीं कर सकते कंपनियों में। तो इसलिए अगर आप निवेशक हैं तो बहुत सतर्क रहें, कंपनियों की खबरों को बहुत गहराई से समझने की कोशिश करें, क्योंकि किसी भी कंपनी के भीतर कुछ भी निकल सकता है। और गहराई से समझने के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल द बोनस के साथ बने रहिए। और सुबह यार बाजार, दोपहर में 1.25 लाख टके का तमाम कार्यक्रम है हमारे, जो आपको बेहतर रिसर्च के साथ अच्छे मुनाफे के सौदे अपने एक्सपर्ट से जानकर, समझकर, पूछकर, सवाल कर कर बताते हैं। अगली खबर पाकिस्तान से जुड़ी। आर्थिक संकट का सामना कर रहे पाकिस्तान के लिए मदद के लिए चीन आगे आ गया है। चीन अब पाकिस्तान को $3.7 अरब का कर्ज देने जा रहा है और ये कर्ज जून तक उपलब्ध करा दिया जाएगा। कर्ज को लेकर चीन की शर्त है कि वह अपनी करेंसी युआन में ही पाकिस्तान को लोन देगा। इस मदद से पाकिस्तान को अपना विदेशी मुद्रा भंडार डबल डिजिट में बनाए रखने में मदद मिलेगी। तो सर, कैसे दिया जाएगा लोन? अगर मान लीजिए युआन में देना है पाकिस्तान को कर्ज, कैसे ये ट्रांजैक्शन होगा, कैसे ये कर्ज दिया जाएगा? 2 महत्वपूर्ण घटनाक्रम हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव और ताजे टकराव के बीच पाकिस्तान ने अपनी वित्तीय स्थिति को बेहतर करने के लिए कर्ज का काफ़ी इंतजाम किया है और यह पाकिस्तान की तरफ से बेहद अप्रत्याशित ढंग से किया गया। पहले IMF से कर्ज को मंजूरी ली गई ठीक उस समय जबकि तनाव चल रहा था। उसके बाद वर्ल्ड बैंक ने एक नई किस्त देने की बात कही और अब चीन पाकिस्तान को एक नया कर्ज देने जा रहा है। तो इससे अगर आप समग्र रूप से देखें तो पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार की, कर्ज की और पाकिस्तानी रुपए की साख की बेहतरी का मौका मिलेगा, जो कि हमें इससे पहले नहीं दिख रहा था। दूसरी बात यह कि चीन दुनिया के कई देशों को युआन में कर्ज देता है, लेकिन पाकिस्तान को जो कर्ज दिया जा रहा है करीब 9 बिलियन RMB का है, युआन का है, जिसे बैंक ऑफ चाइना और जो इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक मिलकर देंगे। इसके पीछे रणनीति क्या है समझना जरूरी है। चीन जब भी युआन में कर्ज देता है किसी देश को तो उसके पीछे कोई सप्लाई या उसको कोई किसी प्रोडक्ट की या किसी सर्विसेज की सप्लाई आती है। होगा ये कि आने वाले समय में चीन और पाकिस्तान के बीच जो व्यापार में लेन देन होगा उसका भुगतान इसी युआन के जरिए किया जाएगा। अभी हाल में भारत और पाकिस्तान के तनाव के बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री चीन की यात्रा पर थे बीजिंग में, जहां अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भी मौजूद थे और अफपाक रीजन में पाकिस्तान में चीन की गतिविधियां बढ़ाने का फैसला किया गया था। वहीं ये तय हुआ था कि इस तरीके के लोन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी और कई तरीके के सामानों की और सेवाओं की आपूर्ति चीन से पाकिस्तान को की जाएगी। तो चीन और पाकिस्तान के बीच रिश्ता और संबंध बेहद करीबी और अब बेहद वित्तीय ढंग से आगे आ रहे हैं, जो भारतीय डिप्लोमेटिक तबके के लिए, भारत की जो कूटनीतिक तैयारियां हैं उनके लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण लग रहा है। सर, दूसरी बात ये, फिर आगे रिश्ते कैसे आपको लगता है, रिश्ते क्या बताते हैं पाकिस्तान और चीन के? पाकिस्तान और चीन के रिश्तों का में अब काफ़ी गहराई और काफ़ी विस्तार आ रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच ताजे टकराव के बीच चीन ने 2 बार स्पष्ट रूप से पाकिस्तान का समर्थन किया, खुलकर समर्थन किया कि इसके साथ खड़ा हुआ है। दूसरी बात यह कि उसके तत्काल बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने चीन की यात्रा की और अब चीन ने वित्तीय मदद भी देना शुरू कर दिया है। जो सबसे महत्वपूर्ण बात आने वाले समय में देखने वाली होगी वो ये कि जो चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसके एक हिस्से के तौर पर चाइना इकोनॉमिक पाकिस्तान कॉरिडोर बनाया जा रहा है, CEPC जिसको कहा जाता है, जो POK के इलाके से लेकर हिंटरलैंड तक पाकिस्तान के भीतरी हिस्सों तक जा रहा है, जिसमें शहरों का बुनियादी ढांचा है, बिजली घर हैं, पुल हैं, सड़कें, ये सारा हिस्सा है। इसका विस्तार अब अफगानिस्तान में करने की तैयारी हो रही है। पाकिस्तान आने वाले समय में देखना होगा कि पाकिस्तान कैसे चीन की परियोजनाओं को, चीन के पैसे को, चीन के निवेश को अफगानिस्तान के भीतरी हिस्सों में ड्राइव करता है, कैसे ले जाता है। इस पर पूरी दुनिया की निगाहें रहेंगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कनाडा को कह रहे हैं कि अगर उन्हें अमेरिका का गोल्डन डोन चाहिए तो उन्हें अमेरिका का 51वां राज्य बनना होगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि कनाडा उनके इस ऑफर पर विचार कर रहा है। यह बड़ी खास बात है। देखिए, ट्रंप ना अपने आप ही सामने वाले के लिए कहते हैं कि भारत जीरो ड्यूटी के लिए तैयार है, कनाडा ये कह रहा है, सामने वाला कोई बयान दे या ना दे। अपनी सोशल मीडिया पोस्ट पर ट्रंप ने कहा कि स्वतंत्र देश के तौर पर गोल्डन डोम की एक्सेस के लिए कनाडा को $61 अरब देने होंगे, लेकिन अमेरिका का 51वां राज्य बनकर वह इस सुविधा को फ्री में ले सकता है। सर, क्या है ये गोल्डन डोम का प्लान पूरा ट्रंप का?
ट्रंप के खैर इस बयान का कनाडा की तरफ से प्रतिक्रिया स्वाभाविक रूप से आएगी, क्योंकि कनाडा इससे पहले भी जब भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो 51 स्टेट बनना चाहे तो कनाडा कोई भी अपनी सॉवरेनिटी को देने को तैयार नहीं होगा। पर गोल्डन डोम की रणनीति समझना जरूरी है। गोल्डन डोम बहुत बड़ी परियोजना है और ट्रंप को अपने बजट से ह्यूज फंड, अभी $500 मिलियन तो अभी मंजूर हुए, 15 से 20 साल में इस पर बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर्स खर्च होने। गोल्डन डोम एक तरीके की मिसाइल शील्ड है जो स्टार वार के दौर में ले जाती है, जिसमें सैटेलाइट और ज़मीन पर रखे पे चलने वाले मिसाइल सिस्टम्स को मिलाकर एक ऐसी शील्ड तैयार की जाएगी जिसमें अमेरिका और इस शील्ड के नीचे आने वाले लोगों को फिर कोई मिसाइल हिट नहीं कर पाएगी। एक ऐसा सिस्टम क्रिएट किया जाएगा कि दुनिया के किसी भी हिस्से से अगर कोई मिसाइल मूव की जाएगी तो उसको बूस्ट होने से पहले, अगर वो न्यूक्लियर मिसाइल भी है तो उसको बूस्ट होने से पहले ही ये सिस्टम मिसाइल लॉन्च करके ख़त्म कर देगा। इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप एक बाजार तलाश रहे हैं। अब वो बाजार, शील्ड पूरी दुनिया में तो बनाई नहीं जा सकती, तो शील्ड को अमेरिका के आसपास के देशों को बेचने की कोशिश की जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि कनाडा इसका हिस्सा बन जाए, जिससे कि इसका एक खर्चा, इसका एक पार्ट कनाडा के खाते में चला जाए, जिस राशि का उन्होंने $61 बिलियन का जिक्र किया है। और इसके बदले डोनाल्ड ट्रंप ये गारंटी देंगे कि ये शील्ड का कवर उन्हें मिलेगा। बेहद असंगतिपूर्ण है ये देखना कि डोनाल्ड ट्रंप, जहां अमेरिका जिन देशों की सुरक्षा की जिम्मेदारी लिए हुए था, यूरोप में या एशिया में, उनसे तो वो बाहर निकल रहा है और अपने पड़ोसी देश कनाडा को गोल्डन डोम बेचने की कोशिश कर रहा है। तो गोल्डन डोम परियोजना पर अब पड़ताल और काम शुरू हुआ है। आने वाले समय में देखना होगा कि इसकी का खर्चा अकेले अमेरिका उठाएगा या कनाडा इसमें शामिल होगा। हालांकि कनाडा और अमेरिका के बीच अभी रिश्तों में तनाव बना हुआ है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन के साथ युद्ध रोकने के लिए एक नई शर्त रख दी है। रिपोर्ट में यह पता चला है कि पुतिन ये चाहते हैं कि पश्चिमी देश नाटो का विस्तार रोक दें। इसी शर्त पर वे यूक्रेन के साथ युद्ध रोकेंगे। इस बीच यूक्रेन की तरफ से सीज फायर का नया प्लान सौंपा गया है। रूस की तरफ से फिर हमले हुए हैं। पिछले हफ्ते दोनों देशों ने एक दूसरे के 1000 से ज़्यादा कैदियों को एक्सचेंज भी किया था। सर, फिर इससे तो वॉर तो रुकने से रहा कि भाई नाटो का विस्तार रोक दें, ये शर्त रख दी है। क्या घटनाक्रम इसके बाद दिखेगा, आपको क्या लगता है? रूस और यूक्रेन का युद्ध एक राउंड और भड़कने की संभावना है। यूक्रेन की तरफ से कहा गया है कि सुमे इलाके में रूस ने 50,000 लोगों की एक फौज बना रखी है, एक बफर जोन बनाया है, वो रूस पर हमला करने को तैयार है। घटना नंबर 1। घटना नंबर 2, इसके बाद जर्मनी ने यूक्रेन से कहा है कि वो अब रूस के भीतरी हिस्सों में भी हमला कर सकता है, बॉर्डर के हिस्से से ज़्यादा। तो यूक्रेन उसकी भी तैयारी कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने शांति वार्ता कराने की कोशिश की थी। एक कोशिश टर्की में मुलाकात की हुई थी जिसमें जेलेंस्की पहुंचे, पुतिन की तरफ से कोई नहीं पहुंचा। अब डोनाल्ड ट्रंप फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच खुली बहस हुई है सोशल मीडिया पर। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि पुतिन का दिमाग खराब हो गया है, वो आग से खेल रहे हैं। पुतिन ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को ये पता ही नहीं कि वास्तविकता क्या है। अब जो प्लान निकल कर आया है, जो शायद यूरोप के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण है और यूरोप उसको मानने को तैयार नहीं होगा। ऐसा माना जा रहा है कि कूटनीतिक हलकों में पुतिन ने शर्त रखी है कि वो इस युद्ध विराम पर तब सहमत होंगे जब नाटो का विस्तार नहीं होगा। नाटो का विस्तार का मतलब है कि यूक्रेन को नाटो में शामिल होना है। कुछ और देश जो बाल्टिक के आसपास के, वो भी नाटो का हिस्सा बनना चाहते हैं रूस से आने वाले खतरे के तौर पर। और दूसरी शर्त है प्रतिबंध हटाए जाने की। यूरोप इसके लिए तैयार नहीं होगा, यूरोप इसे मानेगा नहीं। यूरोप में दरअसल अब पैरेलल सुरक्षा व्यवस्था की बड़ी तैयारियां शुरू हो गई हैं। यूरोप की सरकारों ने अपने बजट बढ़ा दिए हैं, डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ा दिए हैं, अपनी सेना बनाने की तैयारी चल रही है, हथियारों का एक बड़ा जखीरा जुटाने की तैयारी का काम शुरू हो गया है। एक स्पेशल फंड बनाया गया है, यूरोप आर्म्स फंड, जिसमें कि यूरोप के देश अपनी एक सेना बनाएंगे। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अमेरिका ने नाटो से अपने आप को दूर कर लिया है और यूरोप की सुरक्षा की जिम्मेदारी अब यूरोप की ही है, जहां रूस सबसे बड़ा खतरा है। अगले महीने नाटो की एक मीटिंग होने वाली है। संकेत ये भी मिल रहे हैं कि वहां पर एक प्रस्ताव भी पारित किया जा सकता है जिसमें नाटो से अमेरिका के रिश्ते को अब खत्म किया जाएगा, अमेरिका से दूरी बनाई जाएगी। तो यूरोप में शांति होते होते तनाव फिर बढ़ गया है और उस तनाव का असर हमें दुनिया की बाकी अर्थव्यवस्थाओं पर, खासतौर से एनर्जी की कीमतों पर तो दिखाई देगा। अमेरिका की कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड यानी CIT ने टैरिफ को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति के फैसले को पलट दिया है। कोर्ट ने कहा है कि ट्रंप ने इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर यानी IEEPA का गलत इस्तेमाल किया है। इसी एक्ट के इस्तेमाल से ट्रंप ने दुनिया भर के देशों पर लिबरेशन डे टैरिफ की घोषणा की थी। CIT के इस फैसले के खिलाफ ट्रंप प्रशासन के ऊपरी कोर्ट यानी फेडरल सर्किट में चुनौती दी है।
सर, कोर्ट के फैसले से कौन कौन से टैरिफ प्रभावित होंगे, क्या लगता है आपको? और इसे भारत समेत दुनिया के अलग अलग देशों के नजरिए से अगर समझें तो कैसे समझा जाए? ये आज की सबसे बड़ी खबर और सबसे बड़ा फैसला है और इसका असर हमें पूरी दुनिया में दिखाई दिया। डोनाल्ड ट्रंप को ये उम्मीद नहीं थी कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ट्रेड कोर्ट है वो इस तरह से टैरिफ को नकार देगा। फैसले को समझें, इसका असर समझने की कोशिश करें। जो यूएस कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड है उसने कहा है कि राष्ट्रपति के पास इमरजेंसी पावर के तहत टैरिफ लगाने की छूट नहीं है, जो कि IEEPA के जिसके तहत डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि देश की सुरक्षा खतरे में है, आपातकाल की परिस्थिति है, इसके के तहत टैरिफ लगा दिए जाएं। ऐसा कभी नहीं हुआ। अमेरिका के के इतिहास में किसी राष्ट्रपति ने इमरजेंसी प्रावधान के तहत टैरिफ नहीं लगाया और टैरिफ लगाने का फैसला गलत था और कोर्ट ने यह कहा कि इसका इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो पहली चीज तो यह कि इससे डोनाल्ड ट्रंप के इमरजेंसी पावर्स पर के इस्तेमाल पर सवाल उठे हैं और उसे खारिज किया गया है। इसके बाद लिबरेशन डे के दिन जो टैरिफ जारी हुए थे, जिसमें 10% चीन पर थे, EU पर जो टैरिफ थे फेंटेनल वाला टैरिफ था, कनाडा मैक्सिको के जो ड्रग तस्करी से संबंधित नहीं थे, इन सब पर इसका असर हुआ है। अगर किसी अदालत ने ये फैसला नहीं रोका तो टैरिफ पर अमल रुकेगा। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने अभी डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने जो फेडरल कोर्ट ऑफ अपील है वहां पर याचिका दायर कर दी है। 13 राज्यों और छोटे व्यवसायों ने डोनाल्ड ट्रंप को अदालत में घेरा था और बिल्कुल अप्रत्याशित था डोनाल्ड ट्रंप के लिए ऐसा। कल रात तक वहां ये कोशिश की गई अथॉरिटीज को कि इस फैसले पर को किसी तरह रोका जा सके, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अब यह मामला फेडरल सर्किट में अपील के लिए चला गया है, सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा और सुप्रीम कोर्ट तक इसका टकराव दिखाई देगा। जो सबसे बड़ी बात इस घटनाक्रम से पूरी दुनिया समझने की कोशिश कर रही है और शेयर बाजारों में काफ़ी हमने बदलाव देखा, वो ये कि यहाँ के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ की मुहिम कमज़ोर पड़ गई है स्थायी तौर पर, एक चीज़। और दूसरी चीज़ है कि डोनाल्ड ट्रंप का अपना जो रसूख है, डोनाल्ड ट्रंप की जो ताकत है और ट्रंप को जो के जो फैसले लेने की क्षमता है वो कमज़ोर हुई है और यहाँ से अब ये मामला एक कानूनी लड़ाई में पहुँच गया है। अगर ये सुप्रीम कोर्ट तक जाता है और सुप्रीम कोर्ट में से इस पर फैसला आता है तो फैसला काफ़ी बड़ा होगा, नज़ीर बनाने वाला होगा। उसमें एक तो राष्ट्रपति के इमरजेंसी पावर्स को डिफाइन किया जाएगा जो भविष्य के लिए काम होगा, और दूसरी चीज़ ये कि उससे अब दुनिया के देशों को भी अपने अपने शर्तें डोनाल्ड ट्रंप पर रखने के लिए और ज़्यादा सख्ती से बार्गेन करने का मौका मिलेगा। तो सर, क्या लगता है आगे ट्रंप क्या करेंगे, क्या विकल्प हैं उनके पास? ट्रंप 2 काम करने वाले हैं। हालांकि कोर्ट ने यह कहा है कि एक ट्रेड एक्ट है, उसके तहत आप किसी देश पर टैरिफ लगा सकते हैं, किसी ऐसे देश पर टैरिफ लगा सकते हैं जिसके साथ अमेरिका का व्यापार घाटा ज़्यादा हो, पर वो 15% से ज़्यादा नहीं लगाए जा सकते। 50% टैरिफ या 100% टैरिफ लगाने की छूट किसी भी इमरजेंसी प्रोविजन के तहत नहीं की जाती। ट्रेड एक्ट वो है जिसके तहत निक्सन ने कुछ टैरिफ लगाए थे, उसका जिक्र भी किया था। ये जिसका जिक्र आप ट्रेड एक्ट का जिसे डेटा पॉइंट में आप देख रहे हैं। अब फेडरल कोर्ट ने अगर CIT के फैसले को बरकरार रखा तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और फिर इसके बाद इस पर बड़ी बहस होगी। राष्ट्रपति को ये एक बिल ला सकते हैं बाजार में जिसमें कि वो जिसमें कि वो अपने व्यापारिक अधिकारों को डिफाइन करवा सकते हैं। हालांकि कांग्रेस में इसके लिए सहमति जुटाना मुश्किल होगा। इधर डेमोक्रेट इस कोर्ट के फैसले के बाद एक दूसरे कानूनी प्रावधान के तहत डोनाल्ड ट्रंप को घेर सकते हैं। भारत, जापान और EU ये 3 ऐसे देश हैं जो अमेरिका के साथ ट्रेड डील को एक्टिवली नेगोशिएट कर रहे हैं। जो संकेत हमें मिल रहे हैं, ये सारे देश अपने स्तर पर रुकेंगे और अब ट्रेड डील को लेकर इतने उत्साहित नहीं होंगे क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि इस फैसले का कानूनी आधार क्या है और ये क्या फैसला आने वाले समय तक रह पाएगा सुप्रीम कोर्ट में जाने तक। और अगर इस पूरे फैसले में 3 से 4 महीने 5 महीने लगते हैं और इसे स्थगित कर दिया जाता है, यही बाजार देख रहा है। दरअसल बाजारों को लगता है कि अगर ये फैसला स्थगित हो जाता है तो टैरिफ फिर प्रभावी नहीं होंगे और उसका फायदा तात्कालिक तौर पर कंपनियों को मिलेगा, क्योंकि टैरिफ ने कंपनियों के सारे फैसले बदल दिए हैं, उनकी बैलेंस शीट्स बदल दी, उनके प्लान में बदलाव किया है। इसलिए बाजार एक्सपेक्ट कर रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को एक बड़ा झटका लगा है। चीन अब थोड़ा और आक्रामक होकर अमेरिका के साथ इन टैरिफ पर बात करेगा। जो सबसे बड़ी बात है वो डोनाल्ड ट्रंप को का कमज़ोर पड़ना है। डोनाल्ड ट्रंप की ताकत इस पूरे मामले में कमज़ोर पड़ी है और अब
अमेरिका में अदालती सक्रियता शुरू हो गई है एक साथ। अगर आप देखें, एक और मामला जिस पर हमने कल चर्चा की थी, जो आगे खबर में बात करेंगे, मस्क को लेकर अदालत सक्रिय हुई और मस्क को जाना पड़ा। टैरिफ को लेकर अदालतें सक्रिय हुई और टैरिफ फंस गए। इससे पहले हार्वर्ड के मामले में भी अदालतों ने डोनाल्ड ट्रंप के फैसले को रोका है और असर दिया है। तो यह माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जल्दी ही 6 ही महीने में अमेरिका में जुडिशियल एक्टिविज्म शुरू हो गया है, जो उनके फैसलों को और उनकी साख को आने वाले समय में प्रभावित करेगा। सर, आखिरी सवाल और कि दुनिया के बाजारों में इतना उत्साह फिर क्यों है? दुनिया के बाजारों में उत्साह इसलिए है क्योंकि जो तर्क आए हैं, जो फैसले को अगर आप पढ़ें ध्यान से, जो सीआईटी का फैसला आया है कोर्ट का, वो फैसला पहले दिन से सवाल के घेरे में। जो 14 राज्य जिन्होंने अपील की थी, उन्होंने कहा था कि संविधान में कहीं भी कभी ऐसा नहीं हुआ है कि आपातकाल के नाम पर टैरिफ लगाए जा सके, क्योंकि टैरिफ लगाने का, कॉमर्स का, ट्रेड को तय करने का अधिकार कांग्रेस का है। तो कानूनी तौर पर डोनाल्ड ट्रंप एक कमजोर जमीन पर खड़े हुए हैं, वो जमीन बेहद कमजोर है और शायद दुनिया के बाजार इसके अदालत में जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे और उनको लग रहा है कि यह मामला अब थोड़ा फंसेगा। फेडरल कोर्ट ऑफ अपील अगर इस सीआईटी के फैसले को नहीं रोकती तो लंबित हो जाएंगे ये टैरिफ, और सुप्रीम कोर्ट में जो बहस होगी, जो विवाद होगी, वो अमेरिका के इतिहास के लिए, अमेरिकी कानूनी व्यवस्था के लिए एक बड़ा उदाहरण बनेगी। तो फिलहाल टैरिफ के टलने की, टैरिफ के थमने की संभावनाएं मजबूत होती दिखाई दे रही हैं और इसीलिए आज हमने दुनिया भर के शेयर बाजारों में, एशिया के यूरोप के शेयर बाजारों में खासा उत्साह देखा है। ट्रंप की तरफ से इस पर क्या प्रतिक्रिया आएगी, हालांकि उन्होंने अपील कर दी फेडरल कोर्ट ऑफ अपील में, लेकिन उसके बाद क्या प्रतिक्रिया आएगी, क्या इसे रोकने की कोशिश की जाएगी या इन टैरिफ को लेकर नई सूचनाएं क्या होंगी, उसका इंतजार किया जा रहा है। आखिरी खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विश्वसनीय सहयोगी रह चुके अमेरिकी उद्योगपति एलन मस्क ने खर्च कटौती के लिए बनाए गए विभाग DOGE यानी डोज को छोड़ दिया है। मस्क ने ट्रंप के टैक्स बिल पर मतभेद की वजह से डोज को छोड़ा है। उन्हें डोज के छोड़ने की घोषणा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर की। सर, क्यों हुई विदाई? विदाई की 2 बड़ी वजह थी। हालांकि ये वजह मानी जा रही है कि उन्होंने टैक्स बिल का विरोध किया था, उन्होंने टैरिफ का भी विरोध किया था। एलन मस्क ने कहा था कि टैरिफ लगाने से, बल्कि उन्होंने तो उस समय मिल्टन फ्रीडमैन का एक वीडियो भी शेयर किया था अपने ट्विटर हैंडल से, जिसमें अपने एक्स हैंडल से, जिसमें कहा गया था कि ट्रेड वार ने और टैरिफ लगाने से दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं नहीं बढ़ती। पर यहाँ समस्या वहीं से आई जिस पर हमने कल चर्चा की थी। एक तो एलन मस्क की नियुक्ति अवैध है, जो कोर्ट ने कह दी। एक विशेष सरकारी अधिकारी उद्योगपति को बना देना और उसके बाद सारे सिस्टम्स में मस्क को एक्सेस दे देना, गोपनीय डेटा में एक्सेस दे देना और बगैर किसी मंजूरी के तैयारी के तमाम स्कीमों और विभागों को बंद कर देना। यह ऐसा मामला था जो अमेरिका के इतिहास में पहली बार हुआ। सब कुछ ऐतिहासिक ही हो रहा अमेरिका में इस समय, और इसलिए जब कोर्ट ने कल फैसला दिया और एक कहा कि डॉज अवैध है और ट्रंप की नियुक्ति अवैध है, इसके बाद फिर अब इस बात की पूरी संभावना थी और इस बात के संकेत भी थे कि एलन मस्क को जाना पड़ेगा। तो उन्होंने सुबह कहा कि उनका कार्यकाल पूरा हो गया है। तो मस्क 130 दिन तक यहाँ रहे। इसके बाद अब रसेल वाट ने उनकी जगह ली है डॉज में, और ये माना जा रहा है कि ट्रंप जितनी तेजी से छटनी कर रहे थे, लोगों को निकाल रहे थे, वो सारी प्रक्रियाएं अब आने वाले समय में रुक जाएंगी। 14 राज्य अब जो डॉज के आदेश हैं उनका क्रियान्वयन रोक सकते हैं, यानी आधे अमेरिका में अब डॉज के सुधार लागू नहीं होंगे। एक और महत्वपूर्ण बात है कि ट्रंप और मस्क को यह दिख रहा था कि 58% लोग, जो ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं, उस 58% लोग डॉज के खिलाफ हैं, मस्क के खिलाफ है, और मस्क की व्हाइट हाउस में और इस तरीके की पहुंच अमेरिका में क्रोनी कैपिटलिज्म को लेकर तमाम सवाल उठा रही है। इसलिए भी एक वजह थी कि एलन मस्क को यहां से जाना पड़ा। क्या लगता है सर, टेस्ला को फायदा होगा इससे? टेस्ला को शुरुआती तौर पर फायदा होगा। हालांकि टेस्ला को काफ़ी नुकसान हुआ है, लेकिन एलन मस्क ने धीमे धीमे अपने आप को दूरी करते हुए आज ही एक बयान दिया है कि अगले कुछ महीनों में वो पहली ड्राइवरलेस कार का टेस्ट करना शुरू करेंगे ऑस्टिन में, जिसको लेकर टेस्ला के स्टॉक में थोड़ी बढ़ोतरी दिखाई दी है। लेकिन अभी ब्रांड की छवि को नुकसान हुआ है और एलन मस्क अपने इस राजनीतिक रसूख में काफ़ी ज़मीन गंवा चुके हैं BYD के लिए, और BYD यूरोपियन बाजारों में टेस्ला को पछाड़ चुकी है सस्ती कारों के कारण। तो टेस्ला की ब्रांड को दोबारा खड़ा करने में और उसे बाजार में स्थापित करने में मस्क को मेहनत करनी पड़ेगी। और दूसरी चीज़ है कि टेस्ला ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा है, टैरिफ का असर टेस्ला पर भी उतना ही है जितना बाकी कार कंपनियों पर है। तो एलन मस्क के लिए टेस्ला की छवि को दोबारा खड़ा करने के लिए आने वाले समय में और ज़्यादा काम करना पड़ेगा। फिलहाल बोनस पॉइंट में इतना ही, समय कम है, थोड़ा जल्दी जाना है, लेकिन जाते जाते आपको एक बड़ी खास चीज़ के साथ छोड़ जा रहा हूँ। लेकिन वो खास चीज़ सिर्फ है बोनस के
मेंबर्स के लिए। मेंबर नहीं बने हैं तो बन जाइए, और केवल 23.5 घंटे भी नहीं बचे हैं अब, और इसके बाद आप इस कार्यक्रम को देख पाएंगे। नमस्कार। क्या आपको पता है यूरोप अपनी सेना बनाने जा रहा है और अपने रक्षा सिस्टम्स विकसित कर रहा है? उसकी वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने के नेतृत्व में अमेरिका ने अब यूरोप की सुरक्षा व्यवस्था से अपने को अलग कर लिया है। एशिया के देशों को अब अमेरिका पर अपनी निर्भरता कम करनी होगी। रूस की हथियार क्षमताएं घट रही हैं और दुनिया के निर्यात बाजार से वो बाहर हो रहा है। ऐसी स्थिति में दुनिया को हथियार कौन बेचेगा? दुनिया के हथियार बाजार की आने वाली नई ताकतें कौन होंगी? क्या अब हथियारों की महंगाई कम होगी और आधुनिक हथियार सस्ते होंगे? हथियार उद्योग का एक अनोखा लोकतांत्रिकरण हो रहा है। इस बार के अर्थम में हम आपको ले चलेंगे दुनिया के सबसे नए डिफेंस कॉरिडोर्स में, जहां से आ रहे हैं दुनिया के सबसे आधुनिक हथियार, और उन देशों में क्या चल रहा है इसे जानकर आप चौंक जाएंगे। इस बार के अर्थम में हम बात करेंगे दुनिया में हथियारों की नई सप्लाई चेन की।